तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैमोफ्लिक के अंदर। कैमोफ्लिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और फील कर सकते हैं। फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हमारे पास जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्लासेस हमारे पास किस बारे में, मोल कंसेप्ट के बारे में हमारे पास। ओके, तो मोल कंसेप्ट के बारे में हमारे पास मोल कंसेप्ट का ये पहली क्लास है। तो मोल कंसेप्ट के बारे में हमारे पास पहली क्लास है। मैं आपको पहले ये बताऊं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कवर करेंगे, ये पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आपको बताते हैं कि क्या कहानी रही होगी इस चीज़ को पढ़ने की, क्यों पढ़ा जा रहा है हमारे पास। चलिए, तो मैं मार्कर ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमारे पास बाकी की जो मैं बात में करूँगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, फलाना दिखाना, वो सारी बातें हम बात में करेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मोल क्या है, अगर मैं आप लोगों से जल्दी पूछूं कि व्हाट इज़ द मोल, आप लोग मोल को क्या जानते हैं, तो हर कोई मोल के बारे में क्या कुछ बातें जानता है। पहली बात क्या जानता है कि ये मेरे पास क्या है, फंडामेंटल फंडामेंटल मेरे पास क्या है, फंडामेंटल एसआई यूनिट मेरे पास है ऑफ मेजरमेंट फॉर क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके। पहली बात आप लोग ये कहेंगे। दूसरी बात आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि 1 मोल बराबर में क्या होता है, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 आइटम्स, या आप लोग कहेंगे पार्टिकल्स। और तीसरी बात आप लोग क्या कहेंगे कि कार्बन 12 का जो आइसोटॉप्स है, ये आइसोटॉप्स जो है, इसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, वो भी आपके पास कितना होता है, वो भी क्या होता है, 1 मोल होता है। आप लोग ये कहेंगे। मैं आप लोगों की तीनों बातों से बिल्कुल एग्री हूँ। आपने जो भी कहा, आपने कहा फंडामेंटल, ये भी सही है। आपने कहा ये भी सही है। आपने ये कहा, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए, अब ये बात बिल्कुल सही है जब आप लोगों को पता, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ मोल कंसेप्ट। ठीक है, जब आप लोग जानते हैं मोल इसे कहते हैं तो क्या कहते हैं, लेकिन मोल कंसेप्ट बिल्कुल अलग चीज़ है। ये तो सिर्फ एक डेफिनेशन है। मोल कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करेंगे वो हम आगे जानेंगे हम लोग। अब हम दोबारा बात करते हैं, दोबारा से हम एक ही स्टेटमेंट को जरा पढ़ते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन हमारे पास है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना जरूरी हमारे पास हो गया ये। चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पहले टॉपिक में मेरे पास पहले डेफिनेशन में क्या कहा गया, पहले डेफिनेशन में कहा गया फंडामेंटल एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। चलिए, यानी कि एक वर्ड में हम ये कह सकते हैं, कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल की है। अच्छा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए मोल आया, क्यों भाई? क्या हमारे पास मास नहीं था मेजर करने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या वॉल्यूम नहीं था मेजर करने के लिए? आप मास में भी मेजर करते थे और क्या वॉल्यूम भी मेजर करते ही थे। तो ये तीसरी चीज क्यों आ गई? बात समझे मेरी? मैं बात क्या, मैं एक बात में क्लियर कह रहा हूँ कि आपने कहा कि फंडामेंटल एसआई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास, यानी कि मास को मेजर करने के लिए हम मोल का यूज करते हैं। सॉरी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल का यूज करते हैं। तो अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर ही करना है तो वो मैं मास में क्यों नहीं कर सकता भाई, केजी में क्यों नहीं कर सकता है, जबकि मैं करता ही हूँ। अमाउंट ऑफ चीनी पूछा 1 किलो, दूध पूछा 1 लीटर। तो ये जब चीजें थी तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, पहला क्वेश्चन कि वाई मोल, की मोल जरूरत क्या पड़ी। दूसरी बात, अच्छा, अब आप लोग देख के आप लोगों को लग रहा हो कि भाई इसका नाम क्या है, एवोगैड्रो। ये तो एवोगैड्रो है, फेवरेट सबको रटा हुआ। ये तो क्या है, एवोगैड्रो नंबर मेरे पास है, गिवन बाय किसने दिया था ये किसने दिया, ये दिया पेरी ने, ना कि एवोगैड्रो नंबर। अब मेरा अगला क्वेश्चन ये आया, चलिए पेरी ने इसकी वैल्यू को लगभग निकाला, मैं आपको ये भी बताऊंगा कब निकाला, वो आगे चले बात करेंगे, पूरी कहानी जब बात करेंगे। तो उसने कैसे डिसाइड किया, उसने कैसे ये डिसाइड कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2, उसने कैसे डिसाइड कर लिया कि भाई वाई 1 मोल इज इक्वल टू
6.023 इंटू में 10 की पावर 23, दूसरा क्वेश्चन ये। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है हमारे पास कि 1 मोल को कार्बन 12 से ही क्यों, 12 से ही क्यों, ठीक है। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो मैं दोबारा आप लोग बताता हूँ कि हमारे पास हमने क्या क्या अब तक पढ़ा। हमने कहा कि भाई मोल क्या होता है। मोल आप लोगों ने बताया, 3 सी डेफिनेशन आप लोगों ने बता दी कि फंडामेंटल असाइंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। मैंने कहा अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर को हमारा नापने के लिए मोल है तो जरूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास ऑलरेडी 2 यूनिट थी, क्या थी, मास थी और वॉल्यूम था, जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग नाप सकते थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वाई मोल की जरूरत हमको क्यों पड़ी। दूसरा आप लोगों ने कहा 1 मोल बराबर इतना आइटम्स होते हैं, ये किसने दिया, ये पेरिन ने दिया। मैंने कहा अच्छा पेरिन ने क्या, पेरिन को क्या सपना आया था कि नहीं भाई इतना ही लूंगा मैं, तो ये नंबर कैसे आया, तो इस बारे में बात करूंगा। इसके आंसर हमारे पास क्लास में हमको मिलते रहेंगे, ये क्वेश्चन कैसे हमारे पास आया इसके हम क्वेश्चन क्लास के अंदर मिलते रहेंगे, हम लोग आगे से पढ़ेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास तक सोचिए कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। आगे हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। वाई मोल जरूरी क्यों है और मोल का नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ही क्यों होता है, ठीक है। अब इस बात का आंसर मिलने के लिए कहानी स्टार्ट होती है कुछ 1808 के अंदर। 1808 के अंदर कहानी स्टार्ट होती है। तो पहली कहानी स्टार्ट होती है 1808 के अंदर, जिसको आप लोग फेमस कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कब आई, 1808 के आसपास आई, नॉट 1808, आई थिंक ये पहले आ गई थी मेरे पास, 1808 नहीं 1700 में कुछ आ गई थी, 1765 में आ गई थी, हाँ 1765 में हमारे पास आ गई थी, 1765 में। जिसने किया, इसी किसने दिया था, ये दिया था पीजे फ्रॉस्ट ने, पीजे फ्रॉस्ट ने दिया था। इसने क्या कहा, पीजे फ्रॉस्ट ने, समझते हैं लोग, पहले समझ लेते हैं पीजे फ्रॉस्ट ने क्या कहा। पीजे फ्रॉस्ट ने कहा कि सपोज दैट एक प्योर कंपाउंड आपके पास है, 2 अलग अलग सोर्स से मिल रहा है, यानी एक प्योर कंपाउंड आपके पास है, 2 अलग अलग सोर्स से आपको मिल रहा है, यानी आपके पास सेम कंपाउंड है XY, आपको यहाँ से मिल रहा है, आपको XY आपको यहाँ से मिल रहा है। अगर एक प्योर कंपाउंड 2 अलग अलग सोर्स से मिल रहा हो तो मास रेशियो ऑफ एलिमेंट, यानी कि मेरे पास जो मास रेशियो मेरे पास होगा x का मास अपॉन में y, वो क्या रहेगा, दोनों में फिक्स रहेगा। यानी मैं चाहे इसमें बात करूं चाहे इसमें बात करूं, दोनों क्या रहेगा, दोनों मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं एक स्टेटमेंट के अंदर बात करूं तो स्टेटमेंट में उन्होंने क्या कहा, स्टेटमेंट में कहते हैं क्या, उन्होंने कहा कि अ प्योर कंपाउंड कंसिस्ट of same element always expressed in a simple ratio by mass, simple ratio by mass। तो ये आपके पास, मैं दोबारा कहता हूं, उन्होंने कहा एक प्योर कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ सेम एलिमेंट ऑलवेज एक्सप्रेस इन अ सिंपल रेशियो बाय मास, ठीक है। तो मेरे पास उन्होंने कहा जैसे मान लीजिए सोर्स आपके पास EA है, या आपके पास सोर्स 1 है, आपके पास एक क्या है, सोर्स आपके पास 2 है। तो सोर्स 1 से XY मिला, सोर्स 2 से XY मिला, तो इसके अंदर जो X और Y का जो मास रेशियो होगा, इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल आपके पास देखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके पास अमोनिया, आपके पास ये यहाँ से मिलता है, जिसको आप लोग हैबर प्रोसेस कहते हो, NH3, और आपके पास ये भी आपके पास एक अमोनिया का ही रिएक्शन है, जो यहाँ से हमारे पास अमोनिया मिलता है। तो अमोनिया 2 अलग अलग सोर्स से मिल रहा है, अमोनिया इस अलग सोर्स से मिल रहा है, इस अलग सोर्स से मिल रहा है, यानी कि वो जो प्योर कंपाउंड, अमोनिया इज प्योर कंपाउंड, अमोनिया इज प्योर कंपाउंड, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट, कौन एलिमेंट मेरे पास है, नाइट्रोजन है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन में मास ऑफ हाइड्रोजन, इस कंपाउंड के अंदर भी कितना रहेगा, 14 अपॉन में 3, 14 अपॉन में 3 रहेगा, और इसके अंदर भी आपके पास क्या रहेगा, 14 अपॉन में क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर एक कंपाउंड बनाते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक कंपाउंड बनाते हैं, प्योर कंपाउंड, जो अमोनिया किसी भी सोर्स से हमको मिलता है, तो उसके अंदर रेशियो हमारे पास है 14:14,
40:3 बाई मास रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास है। चलो अगला हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला लॉ क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक बार दोबारा देख लीजिए, हम दोबारा बात कर लेते हैं। क्या उसने कहा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहा, पीजे प्रॉश ने दिया, कब आया, 1765 में आया। इन्होंने कहा प्योर कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट ऑलवेज एक्सप्रेस इन ए सिंपल रेशियो बाय मास। एग्जाम्पल तौर पे यानी कि दो, अगर आपके पास प्योर कंपाउंड अलग अलग सोर्स से आपको मिल रहा है, इस डजेंट मैटर एक्स और वाई कंबाइन हो रहे हैं, तो उनका मास रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे वो इस सोर्स से मिल रहे हो चाहे वो इस सोर्स से मिल रहे हो। एग्जाम्पल हमने आपको बताया जैसे अमोनिया होता है। ठीक है, तो अगला हमारे पास लॉ क्या था, अगला हमारे पास लॉ जो था वो हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल किसने दिया इस लॉ, कोई बता सकता है हम लोगों को? चलिए बात करते हैं किसने दिया। ये दिया जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन में नाम क्यों बता रहा हूँ, नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, चाहे नीट हो या अदर एग्जाम हो, कई बार पूछ लिया जाता है। ये लगभग, ये भी कब आया था, ये भी 1765 में ही आया था। अब इन्होंने क्या किया, जरा पहले समझते, स्टेटमेंट में बाद में लिखूंगा, पहले जरा समझ लीजिए क्या उन्होंने कहा। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है x, वो y के साथ एक कंपाउंड बना रहा है xy, और वो y के साथ एक अलग कंपाउंड बना रहा है xy। तो for a fixed amount of x कितना रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर y रिएक्ट कर रहा है, और फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ x यहाँ कितना रिएक्ट कर रहा है, y2 रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं मान लूं y का मास मेरे पास क्या है, y का मास मैं मान लेता हूं p है, y का मास में क्या मान लूं p, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे कितना रिएक्ट कर रहा है, p ग्राम रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे मेरे पास मान लो y2 का कितना मास मेरे पास है, 2p ग्राम रिएक्ट कर रहा है। तो अगर इस y का, तो y का रेशियो में देखूं, किसके अंदर में देखूं, फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर, तो y का रेशियो इन फर्स्ट, मास रेशियो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, मास रेशियो की बात कर रहा हूं, और मास ऑफ y इन सेकंड, यहाँ पर p है मेरे पास, यहाँ पर कितना है 2p है, मेरे पास कितना गया 1/2। तो यही आपके पास क्या था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपके पास क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि मान लीजिए कि एलिमेंट है वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाता है xy, और जैसे xy2, तो फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट, फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ ए एलिमेंट, फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ ए एलिमेंट x, the other another element express a simple ratio by mass। अब इसने क्या बताया, अब यहाँ से क्या बात सामने आई कि ये सिंपल रेशियो आ गया, इसका मतलब यहाँ से बात ये सामने आ गई क्या, कि ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज एलिमेंट किस में कंबाइन करते हैं, एलिमेंट कंबाइन इन होल नंबर। ये बात यहाँ से सामने आई, कैसे सामने आई, किस तरीके से सामने आई, देखिए मैंने कहा यहाँ पर y, यहाँ पर y2, यानी कि आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसका 0.5 अपॉन 1 लिख दे, इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं, इसका 0.5 और इसका 1 कह रहे हैं आप, यानी इसका 0.5 यहाँ कंबाइन हो रहा होगा, इसका यहाँ पर 1 कंबाइन होगा, नहीं, यही उसने कहा। यानी कि उसने कहा कि क्या, उसने कहा कि देखिए जब आप मास ले रहे हैं तो कोई ना कोई फैक्टर क्या होगा, कॉमन होगा, कोई ना कोई फैक्टर कॉमन होगा, फैक्टर कॉमन कट जा रहा है, और जो सिंपल रेशियो आएगा वो सिंपल रेशियो आपके पास ये एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना होल नंबर वहां पर ऐड हो रहा है। तो यहां से एक बात नोट कीजिए, यहाँ पर एक वर्ड आया, क्या आया, नंबर, यहाँ एक वर्ड आया नंबर, यानी कि ये बात धीरे धीरे केमिस्ट को समझ में आने लगी, क्या कि जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बाई मास में नहीं कंबाइन हो रहे, कैसे कंबाइन हो रहे हैं, नंबर में कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, यानी चलिए तो दोबारा बात करता हूँ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन ने कर दिया 1765 के अंदर। उसने कहा कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट x है, y के साथ मिलकर दो कंपाउंड बना रहा है, तो उस x कंपाउंड के अंदर क्या होगा, मेरे पास फिक्स मास ऑफ x के लिए y का रेशियो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो दिखाएगा। और सिंपल रेशियो का मतलब क्या बताया, उसने बताया कि ये बता रहा है कि होल नंबर के अंदर एटम क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। अच्छा, एक और इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए
अगर मैं बात कर लेता हूं, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं किसका, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, यहां बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां आपके पास क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अच्छा अब क्या इसने कहा, इसने कहा कि फोर फिक्स एलिमेंट ए, फोर फिक्स्ड एलिमेंट कार्बन, यानी फिक्स एलिमेंट कितना यहां पर है 12 ग्राम, 12 ग्राम के लिए यहां कितना ऐड हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन है, यहां कितना आपके पास है 32 ग्राम फिक्स, यानी कि ये फिक्स रखना आपके पास। अगर आप यहां पर देख रहे इसके साथ देख रहे हैं 4 ग्राम के साथ, क्या देखेंगे आप 4 ग्राम के लिए ही देखेंगे। अच्छा तो यहां पर आपके पास क्या है 16 ग्राम, यहां क्या आपके पास, तो यानी जब आपने देखा इसका क्या मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर फर्स्ट के अंदर, और यहाँ सेकंड बी के अंदर, यहाँ कितना 16 और यहाँ कितना आपके पास आएगा 32 आएगा, कि मास ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है तो 32 मेरे पास हो जाएगा। तो यहाँ से रेशियो क्या रेशियो आ गया 1:2 आ गया, यानी कि इसने ये बता दिया, क्या बता दिया कि वहां पर 12 ग्राम के साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐड हो रहे होंगे रेशियो में, मतलब यानी उसने क्या बताया, बात सामने आ गई कि सामने मेरे पास बात ये सामने आ गई कि क्या सामने आया हमारे पास कि रिएक्शन जो होती है, आपके पास जो रिएक्शन होती है किसमें होती है, होल नंबर के अंदर कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है। एग्जाम्पल आप लोग कहोगे कि भैया आप तो गलत बोल रहे हो, क्यों गलत बोल रहे हो, क्योंकि हमने तो ये भी पढ़ा है कि H2 प्लस में O2 1/2 इट गिव H2O। आप कह रहे हो कि हमेशा क्या होते हैं होल नंबर होते हैं, लेकिन ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है 0.5, लेकिन मैं कहूँगा ये मोल है, क्या आपके पास है मोल। जब मोल को कन्वर्ट करेंगे 0.23 इंटू में 10 की पावर 23, तो आपके पास जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, वो होल नंबर ही आएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब केमिस्ट लोगों को एक बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई केमिस्ट लोगों को एक बात कि यानी कि जो रिएक्शन चलती है क्या चलती है होल नंबर, यानी कि नंबर कंबाइनिंग में चलती है, नंबर कंबाइनिंग में चलती है, ठीक है। दोबारा एक बार बात करता हूँ, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन ने कहा कि अगर एक एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट के साथ 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाता है तो उसके साथ कंबाइन होने वाला एलिमेंट मास रेशियो हमेशा क्या करेगा, एक सिंपल रेशियो शो करेगा, और उसका मतलब ये दिखाता है कि वो एक दूसरे से इसमें और इसमें एक होल नंबर से क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। चलिए, तो यानी कि एक बात हमारे पास सामने आ गया, क्या आ गया नंबर। नंबर जब वर्ड हमारे पास आ रहा है तो यानी कि हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया कि रिएक्शन को समझने के लिए, यानी कि बिल्कुल इसको समझने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे पास एक नई चीज जरूरत है, हमारे पास क्या जरूरत है, नंबर जरूरत है, नंबर की। यानी कि नंबर में हम क्या कर सकते हैं, नंबर में हम रिएक्शन को आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, ऐसा माना जाने लगा, और सही बात थी। अब जब इस नंबर की बात आई तो यहां से पिक्चर में आने लगा मोल, यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन था वाई मोल की जरूरत क्यों हमें पड़ी, तो मोल की जरूरत हमें इसलिए पड़ गई क्योंकि हम किस में डील करने लगे, नंबर। तो व्हाट इज द मोल इज जस्ट अ नंबर, तो यानी कि मोल क्या है, नंबर है, और नंबर की जरूरत पड़ी हमें केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए, इसलिए हमने मोल को इंट्रोड्यूस किया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मोल की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए, अगर आप लोग नहीं समझ रहे तो एक हम और एग्जांपल लेके आप लोगों को समझाते हैं। चलिए, एक एग्जांपल बोर्ड में साफ कर देता हूं, फिर हम एक एग्जांपल और लेके इस चीज को समझते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, मैंने कहा आपके पास ये एलिमेंट है ए, और आपके पास ये एलिमेंट आपके पास है बी, छोटा बनाता हूं इसको, आपके पास ये एलिमेंट आपके पास है बी, ठीक है, ये एलिमेंट आपके पास है बी। मैंने कहा आपके पास ये भी 1 kg आपके पास है, ये भी 1 kg आपके पास है, और आपको बनाना ये है, मान लीजिए आपको ये बनाना है। अच्छा, तो ये देखने में लग रहा है कि ये मेरे पास का साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, तो और मास दोनों का क्या, मैंने मास सेम, दोनों का सेम मास लिया है, इसका साइज बड़ा है तो मेरे पास इसका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा कि ये क्या होगी मेरे पास, मान लीजिए सपोज मान लीजिए इतने ही पड़ जाएंगे, ये छोटा है सेम मास, लेकिन क्या ज्यादा होंगे, क्या होंगे, ज्यादा प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, ये ज्यादा प्रेजेंट होंगे, मान लीजिए इतने प्रेजेंट है। अब मेरे पास ऐसे कितने बन पाएंगे, 4, मेरे पास 4 ही ऐसे बन पाएंगे।
4 बन पाएंगे, यानी कि मेरे पास 2 क्या रह गए, 2 यहाँ पर बच गए। अब अगर आप देखिए जरा, सॉरी सॉरी, तो अब देखिए अगर मैं क्या केजी में बात करता, अगर मैं नंबर के बारे में बात नहीं करता, अगर मैं केजी में बात करता, तो क्या आप लोग कह पाते कि मेरे को ए और बी एक एक केजी रिएक्ट करके इतना केजी मिलेगा? सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि सोडियम आपके पास रिएक्शन कर रहा है किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन से रिएक्शन आपके पास कर रहा है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, आपके पास सॉल्ट दे रहा है, तो मैंने कहा ये मेरे पास 10 ग्राम है, ये मेरे पास 10 ग्राम है, तो कितना मिलेगा? आप बिल्कुल नहीं बता सकते जब तक आप लोगों को अगर आप अब तो आप लोगों को मोल पता है, नंबर पता है, तो आप लोग इक्वेशन में कह देते हो कितना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा सर। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता, क्या 20 ग्राम कहते? नहीं। तो यानी कि मास के अंदर हम डील नहीं कर सकते थे, यानी इसीलिए हमें जरूरत पड़ी नंबर की। तो हमें जरूरत नंबर की क्यों पड़ी? नंबर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम ये रिएक्शंस को हम लोग क्या समझ सकते हैं, रिएक्शंस को समझ सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप अगर मास में ऐड कर देते हैं, सपोज मान लीजिए आपके पास आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे आप ये रिएक्शन कर रहे हैं N2 प्लस में 3H2 कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास ये आप अमोनिया यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को नंबर नहीं पता, आप ये नहीं जान रहे हैं कि भाई इसका 1 इसके 3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, इसका 1 इसके 3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, आप क्या करते हैं, आप दोनों का अमाउंट, मास अमाउंट डाल देते, एक क्या रहता है, एक बचा रह जाता। तो हम केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी साइंस हमारे पास, हम क्या कहते हैं, उसे चीपली बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारे पास हम चाहते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन को और समझ सके, तो और समझने की में किस जरूरत पड़ी, नंबर की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो इसीलिए नंबर इंट्रोड्यूस है, नंबर इंट्रोड्यूस नहीं, नंबर मतलब कौन, मोल इंट्रोड्यूस हुआ। आई होप समझ गए होंगे आप लोग की मतलब मोल की जरूरत क्यों पड़ी, मोल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हमें क्या जरूरत थी, नंबर की जरूरत थी। कि मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन ये दिखाया कि एटम किस में कंबाइन होते हैं, एटम कंबाइन होते हैं हमारे पास होल नंबर में कंबाइन होते हैं, यानी कि एटम एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं नंबर्स के अंदर। तो वहां से एक इंट्रोड्यूस टर्म आई क्या, नंबर, यानी नंबर में हमें पढ़ना है, और नंबर को क्या हम लें, मोल, यानी कि हमारे पास सिंपली मोल इज अ नंबर विच रिक्वायर्ड फॉर स्टडी द रिएक्शन। अच्छा, तो आगे मैं चलता हूं। अब देखिए अगला मेरे पास क्या था, अगला मेरे पास हमने 2 लॉ पढ़े, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने पढ़ा। तो अगला आपके पास क्या आया, अगला आपके पास है गैलुसक लॉ। तीसरा हमारे पास क्या है, गैलुसक लॉ। एक बार मैं देख लूं वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, वीडियो बन रही है। तो गैलुसक लॉ, तो अब देखिए गैलुसक लॉ ने क्या कहा, गैलुसक लॉ आपके पास जो था ये 1808 के अंदर आया था, और ये था किसके लिए, रिएक्शन ऑफ गैसेस के लिए, ठीक है। यानी कि आपके पास मान लीजिए ए गैस है कोई, और बी आपके पास गैस है कोई, और आपको ये सी दे रहा, प्रोडक्ट दे रहा, वो भी क्या दे रहा है, गैस दे रहा है, ठीक है। एक इसका एजप्शन था, क्या एजप्शन था, एजप्शन में मान लेता हूँ, एजप्शन आपके पास क्या है कि जो हम होल अमाउंट इज कंज्यूम्ड, होल अमाउंट इज नो 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 हम सिर्फ अमाउंट कंज्यूम्ड एंड अमाउंट कंज्यूम्ड की ही बात करेंगे, सिर्फ अमाउंट कंज्यूम की ही बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि देखिए रिएक्शन ऑफ गैसेस, गैसेस की रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इसने कहा कि आपके पास चाहे वो रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट, तो इसने क्या कहा, उसने कहा रिलेशन दे दिया, किसके बीच में रिलेशन दे दिया, रिलेशन ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेंट and product which can express in simple ratio, उसने कहा कि भैया देखिए हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ सी को हम स्टडी कर लेंगे, जो क्या होगा, एक सिंपल, आपके पास एक सिंपल रेशियो होगा। लेकिन कौन सा वॉल्यूम, कंज्यूम्ड वॉल्यूम, क्या कौन सा वॉल्यूम, कंज्यूम्ड वॉल्यूम। ओके चलिए ठीक है, एक बार दोबारा बात करता हूँ। उसने क्या कहा, गैलुसक लॉ ने क्या कहा, रिएक्शन ऑफ गैसेस के लिए उसने दिया, यानी उसने कहा
कि अगर ए गैस है, बी गैस है, सी गैस है, यानी कि जनरली उसने किसकी बात की, उसी रिएक्शन की बात की जो रिएक्शन क्या होती है, गैस की फॉर्म में होती है। उसने कहा, उसने एक रिलेशन दे दिया, सिंपल रिलेशन क्या दे दिया, उसने कहा कि वो अमाउंट ऑफ गैसेस कंज्यूम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट को एक रेशियो में ले लिया, ठीक है। अब उसने यहाँ से क्या, यहाँ से उसको फायदा क्या होगा, तो ये बहुत फायदेमंद है। किसके लिए फायदेमंद है, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए फायदेमंद है। किसके लिए, कैलकुलेशन के लिए। यहाँ से बहुत सारी कैलकुलेशन सिंपल, बिना मोल में जाने के अलावा ये बहुत सारी कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपके पास क्या है, H2 आपके पास है, प्लस में आपके पास क्या O2 आपके पास है, जो आपको क्या दे रहा है, H2O दे रहा है। तो अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो आप यहाँ पर 2 लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या 2 आ जाएगा। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। तो यानी कि उसने क्या देखा, इसका 2 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के साथ और मिल क्या रहा है, 2 वॉल्यूम। अब बात आएगी कि भैया ये कैसे कह दिया उसने कि H2 का वॉल्यूम और O2 का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। देखिए, ये उसने कंज्यूम्ड लिया, एक सेम टेम्परेचर वो रिएक्शन कर रहा था, ठीक है। उसने देखा कि O2 का इतना कंज्यूम हो रहा है और H2 का इतना कंज्यूम हो रहा है। सपोज मान लीजिए O2 का कंज्यूम हो रहा था 10 लीटर, तो H2 का कितना कंज्यूम होता है 20 लीटर, और उसे मिल कितना रहा था, कितना उसको मिल कितना रहा था, उसे मिल रहा था 2 वॉल्यूम, लगभग 20 लीटर मिल रहा था उसको। तो वहां से उसने इस बात को कहा कि भाई ये मेरे पास वॉल्यूम कंज्यूम्ड हो रहा है। तो उसने कहा कि 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, यानी कि अगर मैं वॉल्यूम ऑफ H2 रेशियो वॉल्यूम ऑफ O2 रेशियो वॉल्यूम ऑफ H2O का रेशियो देखूं तो मेरे पास ये रेशियो मेरे पास क्या आएगा, 2:1:2 आएगा। ये उसने दिया। अब भाई ये क्या दिया इसने, क्या जरूरी मेरे को ये पढ़ना। अब चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे, लिमिटिंग रीजेंट पढ़ेंगे, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम गैर-ल्यूसक लॉ अप्रोच से हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक बार दोबारा बात करता हूँ कि गैर-ल्यूसक ने क्या बताया। गैर-ल्यूसक लॉ ने सिंपल कहा कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस हैं तो उनके वॉल्यूम, कंज्यूम्ड वॉल्यूम का रेशियो, उनके कंज्यूम वॉल्यूम का रेशियो आप लीजिए और वहां से हम कैलकुलेशन करके बहुत सी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, एक क्वेश्चन मेरे पास पूछता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, सेम रिएक्शन है, ठीक है। इफ 20 सेंटीमीटर ऑफ H2 एंड 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 is reacting, then how much volume of steam is produced। दोबारा बात करते हैं, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, H2 है, 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, O2 है। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाते हैं, हमें पता है कि रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाएंगे, H2 प्लस में O2 रिएक्ट करेगा तो H2 बनेगा। जब उसने स्टीम किया जाता है किस फॉर्म में हमारे पास है, गैस की फॉर्म में हमारे पास है। इसको बैलेंस कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर 2 मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास क्या है 2 है, यानी ये रेशियो क्या हो गया, 2:1 का रेशियो 1 हो गया। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या वो कह रहा है, भाई मेरे पास ये 20, मेरे पास क्या है ये 20 सेंटीमीटर क्यूब है, आपके पास ये भी 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपके पास ये कितना मिलेगा। कितना सिंपल आपके पास देखिए क्वेश्चन। ये लोग बाद में जाके सॉल्व करते हैं, पहले क्या करेंगे, ml को कन्वर्ट करेंगे मोल में, मोल से फिर आंसर मोल में निकालेंगे, फिर वॉल्यूम में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। गैर-ल्यूसक लॉ ने बिल्कुल सिंपल कहा। उसने क्या कहा, उसने देखिए सॉल्यूशन, देखिए क्या सॉल्यूशन इसका आया, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या सॉल्यूशन आया, इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए। ये उसने वॉल्यूम लिखा, रेशियो ले लिया, वॉल्यूम का उसने रेशियो लिया। उसने क्या कहा, उसने कहा देखिए सबसे स्मॉल देखिए क्या, O2 के वॉल्यूम का इसको क्या होना चाहिए था, डबल होना चाहिए था। यहां के पास क्या है 20 और यहां के पास कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। 20 सेंटीमीटर क्यूब के साथ रिएक्ट करने के लिए यहां कितना होना चाहिए था, 40 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है 20 है। यहाँ पे कितना आपके पास है 20 आपके पास है। तो यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ 20 सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ होना क्या चाहिए था 40 होना चाहिए था, जब जाके मेरे को क्या मिलता, तब ये मिलता है, इसका
दुगना मिलता। तो इसको सिंपल मैं ऐसे बताता हूँ आप लोगों को, देखिए आपके पास ये है 20, आपके पास ये कितना 20, ये 20। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि मेरे पास इसके अंदर आपके स्मॉलेस्ट कौन है, 20 आपके पास स्मॉलेस्ट है। तो अगर ये 20 से कितना होना चाहिए था, 40 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना मेरे पास है, ये 20, यानी कि मेरे पास ये किस में पड़ा हुआ है, ये मेरे पास एक्सिस है, मेरे पास ये क्या है, एक्सिस है। और कोई भी रिएक्शन जो बंदा एक्सिस में पड़ा है वो बचा रहेगा, खत्म कौन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। यानी कि अमाउंट ऑफ H2 कौन दे रहा होगा, ये दे रहा होगा, यानी कि ये 20 दे रहा होगा। यानी कि ये अगर मेरे पास इसके बराबर ही क्या मिलता है, इसके बराबर ही क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। यानी कि अगर ये 2 था तो ये भी 2 था, यानी 20 था, तो आपके पास H2O कितना आपको मिलेगा, ये भी आपके पास कितना मिलेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब था। दूसरा क्वेश्चन आपके पास ये था कि कौन एक्सिस में, भाई एक्सिस में आपके पास कौन है, आपके पास O2 क्या है, एक्सिस में। दोबारा बात करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हमने किसका सॉल्व किया, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसके अंदर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन सॉल्व। तो एक बार दोबारा मैं गैलूसक लॉ की बात करता हूँ। गैलूसक लॉ ने हमारे पास क्या किया, गैलूसक लॉ ने कहा कि रिएक्शन ऑफ गैसेस के लिए मेरे पास है उनका कंज्यूम्ड वॉल्यूम, दोबारा उनका कंज्यूम्ड वॉल्यूम का रेशियो आप निकाल लीजिए। वो एक सिंपल रेशियो होगा, उस सिंपल रेशियो के हेल्प से हम लोग क्या लिमिटिंग रीजन के क्वेश्चन और अदर क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा बाद सॉल्यूशन बता देता हूँ आप लोगों को। 20 था, आपको मैंने ये पूछा कितना आपके पास होगा, तो मैंने कहा देखिए 2:1:2 का आपके पास है। तो सिंपल सी बात, अगर ये 20 है तो इसको कितना 40 होना चाहिए था, लेकिन कितना 20 है, यानी कि आपके पास ये एक्सिस में है, तो यानी इसको कौन डिफाइन करेगा, इसको ये डिफाइन करेगा। तो 20, तो आप मैंने कहा कि देखिए इनका रेशियो ये क्या रहता है, सेम रहता है, तो ये 20 है तो ये भी क्या रहेगा, 20 ही रहेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इसमें कंज्यूम्ड वॉल्यूम हमने लिया, क्या लिया हमने लिया, कंज्यूम्ड वॉल्यूम। बार बार कह रहा हूँ आपसे, कंज्यूम्ड वॉल्यूम, कंज्यूम्ड वॉल्यूम का रेशियो, कंज्यूम्ड वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। अच्छा, अब अगला आपके पास क्या आया, चौथा लॉ आपके पास क्या है, एवोगैड्रो लॉ। चौथा लॉ आपके पास क्या आया, एवोगैड्रो लॉ आपके पास। तो एवोगैड्रो लॉ आपके पास, चौथा लॉ आपके पास था एवोगैड्रो लॉ। देखिए एवोगैड्रो लॉ एक कल कब आया, 1811 के अंदर आया, 1811 के अंदर आया। तो जैसे साइंटिस्टों को केमिस्ट को समझ में आने लगा था, क्या आने लगा था कि भाई देखिए रिएक्शंस किस में डील हो रही है, नंबर में। यानी कि अगर मैं रिएक्शन को स्टडी करना तो मैं क्या किस में बात करूँ, नंबर में बात करूँ। तो गैलूसक लॉ ने यही कहा, उसने कहा देखिए कि अगर आपके पास अलग अलग कंटेनर में आप गैसेस चाहे ले लीजिए, इसमें गैस आप ए ले लीजिए, इसमें बी ले लीजिए, इसमें सी ले लीजिए, और यहाँ पर आप क्या रखिए, आप फिक्स टेम्परेचर वॉल्यूम इन सबका सेम है, इसका भी टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या सेम है, सॉरी नॉट वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या सेम है, यहाँ भी टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम है, यानी कि ये सारा सेम अगर है। तो उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसने कहा कि अगर आपका टेम्परेचर और प्रेशर सबका बराबर है तो जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या आपके पास है, देखिए नंबर ऑफ मोल लोग नहीं देते, नंबर ऑफ मोल तो बहुत बाद में आया, नंबर ऑफ मोल की तो चर्चा भी नहीं हुई थी अभी यहाँ पर। ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल चाहे गैसेज हो चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेज, ये उसने कहा। यानी उसने कहा कि अगर सबके, उसने कहा कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो वॉल्यूम इनका क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास इसके मान लीजिए 10 इस गैस के, ए गैस के, बी गैस मेरे पास है और सी गैस मेरे पास। मैंने कहा इसका भी 10 पार्टिकल आपके पास है, इसका भी 10 पार्टिकल आपके पास है और इसका भी 10 पार्टिकल आपके पास है, लेकिन इसका प्रेशर टेम्परेचर सबका क्या है, प्रेशर टेम्परेचर सबका क्या है, सेम है। और प्रेशर टेम्परेचर सबका सेम होगा तो हमारे पास वॉल्यूम सबका क्या होगा, सेम आएगा। तो यानी ये बात सामने आई जो बाद में चल के आप लोग PV=NRT से पढ़ते हैं, और P यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, NK ही होता है, क्योंकि बाकी चीज सॉरी V क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि बाकी चीजें क्या मेरे पास है, कांस्टेंट मेरे पास है। ठीक है, तो जब यहाँ से बात आई, ठीक है मैं इसको दोबारा बात करता हूँ। एवोगैड्रो लॉ 1811 के अंदर आया, एवोगैड्रो ने दिया। तो एवोगैड्रो ने क्या बताया इसके अंदर, एवोगैड्रो ने बताया कि अगर मेरे पास 3 डिफरेंट गैसेज है, कोई भी गैसेज हैं, अगर वो अलग अलग गैसेज हैं लेकिन उनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या फिक्स है,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड करता है। अगर वॉल्यूम सेम इट मींस नंबर ऑफ पार्टिकल सेम, या कहो पार्टिकल सेम तो वॉल्यूम क्या सेम। तो जैसे मैंने कहा कि अगर 10 पार्टिकल सबका वॉल्यूम क्या होगा, इन तीनों का वॉल्यूम सेम होगा। यहाँ से कुछ और बातें हम लोग पास आती हैं। अब हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी, क्या पढ़ी हम लोगों ने, देखिए क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। हम लोगों ने पहला पढ़ा, क्या हम लोगों ने पढ़ा, एक हम लोगों ने पहला पढ़ा हम लोगों ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फिर हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर हमने पढ़ा गैल-लूसक लॉ पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, एवोगैड्रो पढ़ा। हमने 4 बातें पढ़ी और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जानते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी केमिकल कंबाइन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये 4 चीजों को फॉलो करती हैं, अगर हमारे पास बात इसकी की जाए तो। अच्छा, तो अब बात हम लोग करते हैं, क्या बात करते हैं, मोल। अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिर्फ मोल। अब मोल हम ये समझ गए हैं कि मोल क्या मेरे पास है, मोल सिर्फ एक नंबर है। तो मोल की जरूरत पड़ी क्यों, क्योंकि हमें किसकी जरूरत थी, नंबर की जरूरत थी। ठीक है, 1 मोल बराबर होता है कितना है, 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 आइटम्स कह दीजिए, या क्या कह दीजिए, पार्टिकल कह दीजिए। ये भी हम लोग, ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं कैसे है, मैं बताऊंगा, लेकिन इसको बताने के लिए थोड़ा सा मैं हाईएस्ट स्टडी पे बनाना पड़ता है, इसलिए मैं इस चीज को एलिमिनेट कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं किसी वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगा कैसे पेरिंग ने इस चीज को कैलकुलेट किया। ठीक है, दूसरी बात, अब मेरे पास अब क्या क्या बातें यहाँ सामने आई कि नंबर होल नंबर में होता है। दूसरी बात, यहाँ एवोगैड्रो नंबर्स मेरे पास क्या सामने आया, देखिए यहाँ से कि अगर 1 मोल ऑफ गैसेस क्या होती हैं, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस, सॉरी, चलिए हम लोगों ने यहाँ तक, हम लोग इस चीज को हमने यहाँ तक पढ़ लिया। हमारे पास ये 4 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। मोल इज अ नंबर, ओनली नंबर की जरूरत थी, इसलिए मैंने मोल को इंट्रोड्यूस किया, और 1 मोल इक्वल आइटम या पार्टिकल्स होते हैं। चलिए मैं आगे अब बात करता हूँ। अब आता है हमारे पास मोल कंसेप्ट, अब हमारे पास आता है मोल कंसेप्ट। एक बार मैं देख लूँ फिल्म हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ओके, हो रही, फिल्म हो रही है। तो अब हमारे पास बात आती है मोल कंसेप्ट की। अब मोल कंसेप्ट क्या है, तो देखिए मोल कंसेप्ट, पहला मैं क्या कहूंगा, मोल कंसेप्ट क्या मेरे पास है, मास और नंबर के बीच में जो नंबर के बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना, स्टेब्लिशमेंट, मेरे पास क्या है, मोल कंसेप्ट है। जैसे मास और नंबर के बीच में, या फिर वॉल्यूम और नंबर के बीच में, मास नंबर, वॉल्यूम नंबर के बीच में, और नंबर मतलब क्या है, मोल। आप इसे क्या कह सकते हैं, मोल भी कह सकते हैं, आप इसे क्या कह सकते हैं, मोल भी कह सकते हैं इसको, नंबर, क्योंकि नंबर इज अ मोल। तो यानी सिंपल सी, व्हाट इज अ मास कंसेप्ट, मास कंसेप्ट मेरे पास क्या है, मास कंसेप्ट हमारे पास है रिलेशन, किसमें रिलेशन, हमारे पास मास और नंबर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन हमारे पास क्या, मोल कंसेप्ट है। ओके, तो मोल कंसेप्ट हमारे पास, ये चीज हमारे पास, हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले जरा हम इस बात में सीख सकते हैं। अब सबसे पहली बात हमने क्या जान ली, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर। हमने जान लिया क्या हमारे पास है, हमारे पास क्या है, मोल, जिसको हम नंबर कह सकते हैं, मास और वॉल्यूम, मोल, मास एंड वॉल्यूम। तो अब जरा हम एक कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, क्या कन्वर्जन पढ़ लेते हैं, कन्वर्जन हमारे पास क्या है, क्या कन्वर्जन, पहला कन्वर्जन आपके पास, तो जो कुछ हम कन्वर्जन हम लोग पढ़ लेते हैं।
ओके, तो कुछ कन्वर्जन हम लोग पढ़ लेते हैं, सॉरी कुछ कन्वर्जन हम लोग पढ़ लेते हैं, कुछ कन्वर्जन सॉरी क्या कन्वर्जन हमारे पास, मोल को हमें कन्वर्ट करना किस में, हमें नंबर में कन्वर्ट करना, मास को कन्वर्ट करना किस में, नंबर में कन्वर्ट करना, और वॉल्यूम को नंबर या फिर मोल में कन्वर्ट करना। ओके ठीक है फाइन, तो ये चीज़ हमें बात करनी, हमने कन्वर्जन बात करनी, कन्वर्जन हमारे पास क्या है, हमारे पास है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, कुछ बातें हम लोग बताएंगे, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, मिटा रहा हूँ उसको, क्योंकि ये तो जस्ट एक रफ आइडिया था कि हमारे पास है क्या मोल कंसेप्ट। तो अब हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी, क्या बात ध्यान रखनी है हम लोगों को, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी। सबसे पहली बात देखिए कि 1 मोल बराबर कितने नंबर हो गए, 6.023 इंटू में 10 की पावर 23 नंबर हो गए। दूसरी बात, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर होता है एट STP, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमारे पास टेम्परेचर होता है कि आपके पास कितना टेम्परेचर होता है आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM प्रेशर। एक और आप लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि 1 मोल ऑफ गैस 22.45 लीटर एट NTP। NTP आपके पास क्या है, NTP आपके पास है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये कितना होता है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM आपके पास होता है, ठीक है। तो ये हम दूसरी बात हमारे पास क्या है देखिए, अब 1 मोल आपके पास क्या है, अगर बात करता हूँ किसके टर्म में बात करता हूँ, मास के टर्म में। तो मास के टर्म में उसने कहा क्या, उसने कहा कि मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास क्या है, मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बाद में बताऊँ, यूनिट AMU ग्राम बाद में, अभी मेरे पास मोल कंसेप्ट के लिए जरूरी मेरे पास, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, एटॉमिक मास। तो आपके पास इसको आप क्या कहेंगे, 12U कहते हो। अगर मैं इसी को क्या लिख दूं, 12 ग्राम में लिख दूं, तो मेरे पास यानी उसी का उतना न्यूमेरिकल वैल्यू किसमें, ग्राम में, तो मेरे पास वो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। एक और एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास H2O मॉलिक्यूल्स है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपके पास, इसका कितना आपके पास है, आपके पास हो गया 18U। ये किसकी एक मॉलिक्यूल्स का मास हो गया, मॉलिक्यूल्स का मास हो गया। लेकिन अगर मैं यही किस में बात करूं, मैं 18 ग्राम कह दूं, तो किसका हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, क्या हो गया ये, मॉलिक्यूलर मास हो गया। यानी मॉलिक्यूलर यानी कि मॉलिक्यूल्स प्लस में मोल, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, मोलर मास भी कह सकते हैं आप, कैसे इसको कह सकते हैं, मोलर मास भी आप लोग कह सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसको खत्म करते हैं, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू इतना नंबर होता है, 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर एट STP, 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.45 लीटर एट NTP, 1 मोल ऑफ मास एलिमेंट इज इक्वल टू, एटॉमिक को हम 12U लेते हैं, अगर मैं उसी उतना ही अमाउंट किसमें ले लूँ, ग्राम में ले लूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, तो मेरे पास क्या 1 मोल का होता है। मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास के बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। तो अब मैं इसको जरा मिटाता हूँ, अब जरा हम लोग कन्वर्जन करते हैं, क्या क्या कन्वर्जन हमारे पास है। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, मोल से नंबर में कन्वर्जन। अगर मैं मोल से नंबर में कन्वर्जन कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात मेरे पास क्या, देखिए आपके पास मोल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल बराबर क्या आपके पास होगा, वो बराबर होगा टोटल नंबर अपॉन में Na मतलब आपके पास क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कह दूं या पार्टिकल कह दूं, ठीक है, अपॉन में 6.023 इंटू में 10 की पावर 23, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। चलिए एक जरा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, क्या क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ। क्या आपके पास क्वेश्चन, आपके पास क्या है कि हाउ मैनी नंबर
ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 48 ग्राम ऑफ O3 एट STP। ओके ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है, क्या पूछा, मुझसे पूछ रहा है हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 48 ग्राम ऑफ O3, यानी कि ओजोन के अंदर कितना मेरे पास है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, 48 ग्राम है तो 48 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि हमारे पास मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, गिवन मास अपॉन में उसका मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास मेरे पास कितना है, 48 ग्राम मेरे पास है। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, O3 का मॉलिक्यूलर मास मेरे पास क्या हो जाएगा, कितने मेरे पास O3 मेरे पास है, तो 3, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो कितना आपके पास हो गया 48 ग्राम आपके पास हो गया। अगर मैं सिर्फ O3 की बात करूं, मैं यहाँ ओ ग्राम लिख दूं तो मेरे पास मैं 1 मोल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यू लिख दूं, मैं एक O3 की बात करूँ, तो आपके पास ग्राम मतलब 1 मोल। मॉलिक्यूलर मास आपके पास हो गया 48 आपके पास हो गया, यानी आपके पास कितना आ गया 1 मोल आ गया। हमें करना क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल आपके पास कितना आ गया 1 मोल आपके पास आ गया। और आपको निकालना क्या, टोटल नंबर क्या निकालना है, टोटल नंबर आप लोगों को निकालना है। अपोन में क्या हमारे पास है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, थोड़ा जगह कम पड़ा है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। तो आपके पास हमें टोटल नंबर अपोन में एवोगैड्रो नंबर, टोटल नंबर एवोगैड्रो में यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 मोल मल्टीप्लाई में Na इज इक्वल टू टोटल नंबर 1 मोल। और मैं अगर आपसे पूछता हूं कि क्या भाई एसआई यूनिट क्या होती है, किसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर की, तो Na की एसआई यूनिट क्या होती है, मोल इनवर्स होती है। याद रखिएगा क्या होती है, मोल इनवर्स होती है। Na की मेरे पास क्या होती है, मोल इनवर्स होती है। तो आपके पास क्या आपके पास हो गया, देखिए Na की वैल्यू कितनी है, जब आप लोग यहाँ पुट करेंगे, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, जब यहाँ पुट करेंगे तो 1 इंटू में 6023 इंटू 10 की पावर 23 ये मोल है। और इसका असाइनमेंट क्या है, मोल इनवर्स है, कट जाएगा तो आपके पास ये बच जाएगा, इज इक्वल टू में टोटल नंबर। अब दिक्कत क्या होती है कि आपने यहीं पर इसको अपना आंसर मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ क्या आ गया 0.23 इंटू में 10 की पावर 23 आ गया। लेकिन मैं टोटल नंबर किसका बता रहा हूँ, मैं टोटल नंबर तो यहाँ बात कर रहा हूँ O3 के, क्योंकि मैंने किससे निकाला O3 का। तो टोटल नंबर किसका आ गया, ये किसका है, ऑफ O3 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूँ मुझसे, क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो एक नंबर में कितने ऑक्सीजन है 3, एक O3 में कितने ऑक्सीजन है 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, तो टोटल जाएगा 3 इंटू में 6.023 इंटू में 10 की पावर 23। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या हो गया ये, ऑक्सीजन एटम। यानी कि आपने एक बात यहां समझी, क्या समझी, दोबारा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मोल को नंबर में कन्वर्ट करके क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बड़ा क्या, टोटल नंबर अपोन में Na आपके पास होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपोन में एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल दिखाता है। ठीक है, अच्छा तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैसे हम मोल को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला मेरे पास है अगला मेरे पास क्या है, मास को मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का, मोल को वॉल्यूम में। अब मैं कहता हूं आपके पास मान लीजिए एक आपके पास गैस है एट एसटीपी पे, उसका कितना आपके पास है 2.24 लीटर है, तो कितने मोल हो गए, कितने मोल उसके हो गए, ये मेरे पास गैस इतनी है, तो इसकी कितना नंबर ऑफ मोल कितने हो गए। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या आपके पास क्या होता है, एक बार मैं देख लूं फिल्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, या इस फिल्मिंग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल के मेरे पास कितने होते हैं, वो आपके पास होता है वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कह सकते हैं आप लोग, गिवन वॉल्यूम अपॉन में 20.4 लीटर एट एसटीपी, यानी गिवन वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर। तो इसका आपके पास ये हो गया फॉर्मूला। अगर आपको यहाँ निकालना है, मैंने कहा कितने मोल होंगे यहाँ पर, तो यहाँ कितने मोल होंगे, आपके पास गिवन वॉल्यूम कितना है 2.24 लीटर है, डिवाइड किससे कर दिया 22.4 से कर दीजिए आप लोग, तो आपके पास कितना आपके पास आ जाएगा, यहाँ नीचे आ गया आपके पास बच गया ये 100, ये ऊपर गया 10,
काट दीजिए, इससे आपके पास कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है जिसको मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का। और ठीक है, अभी मैं एक और ट्रायंगल बताऊंगा, उसके थ्रू आप लोग बिल्कुल आप लोगों को ध्यान रहेगा, हम उससे एंड करेंगे। तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास क्या है, मास और मोल को कन्वर्ट करने का। तो नंबर ऑफ मोल हमारे पास क्या होगी, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, जिसका हम एग्जांपल पहले ही कर सके क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके पास 1000 ग्राम आपके पास क्या है, वाटर है। आपके पास 1000 ग्राम क्या है, वाटर है। तो 1000 ग्राम मैंने कहा नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O मेरे पास कितना हो गया, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल H2O मेरे पास कितना हो गया भाई 1000 ग्राम मेरे पास है। एक H2O का मास कितना होता है 2 इंटू में 1 प्लस में 16, यानी कि आपके पास कितना हो गया 18। तो ये कितना आ गया 55.5, तो मोल आपके पास आ गए 55.5 आपके पास मोल आ गए। तो ठीक है, एक बार दोबारा हम कंक्लूड कर लेते कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि मोल किसे कहते हैं, मोल की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ द मैटर एंड कन्वर्जन ऑफ दिस। ठीक है, अभी तो हमने यहाँ किया। तो ये हम लोग कन्वर्जन को मैं दोबारा आप लोगों को सिंपल एक लिख के जाता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे आपके पास क्या आपके पास है ये। चलिए इसे हम लॉ ट्राइंगल के नाम से दे देते हैं, ट्राइंगल। मुझे इसको 3 में कन्वर्ट करना है, किसमें, ये मेरे पास क्या है मोल, मेरे पास यहाँ पर मोल है। मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है। मुझे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है और मुझे मास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मुझे 3 चीजों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जब मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है तो नंबर ऑफ मोल इनटू में 22.4 लीटर। ठीक है, वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए। और वॉल्यूम को अगर मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या आपके पास हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय में 20.4 लीटर एट एसटीपी, जब मैं एसटीपी की बात कर रहा हूँ। मोल को आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ मोल इनटू में Na। और अगर नंबर को आपको मोल में कन्वर्ट करना है तो नंबर को मोल में कन्वर्ट करने के पास आ जाएगा नंबर डिवाइड बाई में Na। मोल को आपको मास में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ मोल इनटू में मोलर मास। और अगर आपको मास को मोल में करना है तो मास अपॉन में मोलर मास। तो ये आपके पास 3 कन्वर्जन आपके पास हुई, कैसे हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज हम यहीं पर एंड करते हैं। एक बार दोबारा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि मोल को मास, मोल को वॉल्यूम और मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 3 कन्वर्जन ली जो बहुत इंपॉर्टेंट है मोल कंसेप्ट के लिए। तो मोल कंसेप्ट में हमने अभी यहाँ तक पढ़ लिया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे कि क्यों 6.023 ही आया 1 मोल के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।